गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं? चलिए आज बगैर समय लिए हुए हम लोग चलते हैं फिजिक्स का बेसिक मैथमेटिक्स की तरफ। और बेसिक मैथमेटिक्स में ये है लेक्चर नंबर 3। पिछला 2 लेक्चर में, हाँ बच्चा पार्टी, पिछला 2 लेक्चर में हमने आपको बता दिया है, क्या बताया है कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है और उसके कुछ बेहतरीन फॉर्मूले जो आप फिजिक्स में उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं और एप्लीकेशन के बाद आप उसके न्यूमेरिकल को डील कर सकते हैं। तो आज हम लोग चलेंगे जरा अलजेब्रा की तरफ। क्या सर अलजेब्रा की भी ज़रूरत होती है फिजिक्स में? हाँ, अलजेब्रा का भी ज़रूरत होता है फिजिक्स में, और ये अलजेब्रिक फार्मूला की रोल प्ले करते हैं व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और बहुत सारी चीज़ों को समझने में। सर बहुत मैथ पढ़ना है। हाँ जी, ये सब 9th 10th में आप लोग पढ़ चुके होंगे, 6, 7, 8, 9, 10th, और हम उम्मीद करते हैं कि आप 6, 7, 8, 9, 10th क्लास करके ही आए होंगे यहाँ। बिल्कुल। तो आज हम शुरुआत करते हैं कि ये कुछ बेसिक फार्मूले। पहला a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। क्या सर इतने फार्मूले याद करने होंगे? हाँ, याद करने होंगे। सर हम रटने में विश्वास नहीं रखते, हम कंसेप्ट को समझते हैं। ऐसे कहने वाले लोग गलत कहते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो समझ कर रटना पड़ता है, आपको याद करना पड़ता है, और वो जो है एग्जामिनेशन टाइम में या न्यूमेरिकल प्रूफ बनाते समय आपका समय को कम कर देगा। जैसे देखिए a + b के होल स्क्वायर, अगर इसको 2 बार a + b × a + b करें, गुना करके तब इसको निकालें, ये ज़्यादा कम्प्लेक्स और ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर याद रहे तो इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल बहुत कम समय में आसानी से बन जाएगा। तो फिर रटने की ज़रूरत तो है, पर समझ कर रटने की ज़रूरत है। ये तो सर जानते हैं, बस यहाँ पर माइनस लगाइए और देखिए a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab एक्सपेंड करके लिखा हुआ है। अब a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c। हाँ सर ये तो भूल ही गए थे, पर इसको भी याद रखना है, कहीं कहीं फिजिक्स में आपको मिल सकता है। a + b × a - b गुना करेंगे a² - b² आ जाएगा। ये फार्मूला देखते हुए + b का होल क्यूब a³ + b³ + 3ab × a + b। उसी तरह से इसका a - b का होल क्यूब a³ - b³ - 3ab × a - b। ये देख लीजिए, इन दोनों को यदि जोड़ते हैं तो +2ab - 2ab कट जाएगा और a² + b² + a² + b² आ जाएगा, तो 2a² + b²। अब दोनों अगर इसमें से इसको घटाते हैं, घटाने के बाद ये तो कट जाएंगे और बाकी माइनस वाला प्लस में आ जाएगा, 4ab हो जाएगा। हाँ सर ये तो हलवा है, बिल्कुल हम लोग जानते भी हैं सर ये क्या पढ़ा रहा है। चलिए ठीक है, आप चाहें तो इसको पोज करके लिख भी सकते हो। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। अब धीरे धीरे हम लोग अलजेब्रा में ऐसे टॉपिक की तरफ जाएंगे जिसको जानते तो हैं लेकिन भूलने के करीब आ गए हैं सर, क्योंकि 10th के एग्ज़ाम के बाद हम लोग रेस्ट मारने लगे हैं, जबकि सामने बहुत बड़ा चैलेंज था एज क्लास 11th रियल पॉलिनोमियल। रियल नंबर तो समझते होगे आप। हाँ सर, वैसे सारे नंबर जिनका स्क्वायर निगेटिव ना हो तो रियल नंबर है। मतलब -2, -3, 5, √3 पर ये रियल नहीं है। तो रियल नंबर का मतलब जिसका स्क्वायर पॉजिटिव हो, सबका स्क्वायर पॉजिटिव होगा। मतलब जिसका स्क्वायर नेगेटिव ना हो, जिसका स्क्वायर नेगेटिव ना हो, 0 तक हो सकता है। अब जरा रियल पॉलिनोमियल का देखें किस तरह का नेचर होता है। अगर आपके पास रियल कांस्टेंट हैं a0, a1, a2, a3, a4, ये सब रियल कांस्टेंट है। ठीक है, हाँ सर ये तो समझते हैं, 2, 4, 5, 7 जो भी हो, इंटीजर हो फ्रैक्शन में हो, इससे कोई मतलब नहीं है, रियल नंबर होना चाहिए।
एक्स इज अ रियल वेरिएबल, एक्स एक रियल वेरिएबल है, तब जो इक्वेशन इस तरह से लिखाता है ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर ए थ्री एक्स क्यूब डॉट 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 ए एन एक्स एन, इस फॉर्म में जो इस इक्वेशन को आप लिखते हैं या इस फॉर्म में जिस पोलिनोमियल को आप लिखते हैं ये रियल पोलिनोमियल कहलाता है। जैसे 2x स्क्वायर, इधर से ज़रा देखें, 2x स्क्वायर यहाँ से, फिर लिखेंगे 3x, फिर लिखेंगे 9, ये फॉर्म में, ये देखिए ए नॉट, ये देखिए a1 x और ये देखिए a2 एक्स स्क्वायर, ये तो है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, और यहाँ पर वेरिएबल का पावर 0 यानी कि वेरिएबल नहीं है। चलिए ये सर रियल पोलिनोमियल है। हाँ जी रियल पोलिनोमियल है। हम लोग देखते हैं पोलिनोमियल के बाद कुछ इक्वेशन पढ़ने के लिए थे, कुछ इक्वेशन पढ़ने के लिए, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। ज़्यादा डेप्थ में आपको जानकारी प्राप्त करना है तो फिर आपको मैथ्स पढ़ने पड़ेंगे, वो भी 9th और 10th के अच्छे से। हाँ सर हम लोग पढ़ करके आए। एक होता है लीनियर इक्वेशन, और हम लोग पढ़ चुके हैं दो तरह के, इन वन वेरिएबल, अच्छा, दूसरा पढ़े हैं इन टू वेरिएबल। अच्छा, वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन क्या है जरा देख लो, जरा देख लो। हम लोग सर ए एक्स प्लस बी इजकल टू 0 के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हो जाता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल। जैसे 3x प्लस 9 इजकल टू 4, इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 5 इजकल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, क्योंकि इसके पास एक ही वेरिएबल है। इसके पास वेरिएबल कितना है? एक ही है, बिल्कुल एक ही है। जरा यहाँ से आगे बढ़े हम लोग, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ें। कहाँ बढ़ेंगे देख लीजिए, जरा माइक्रोफोन को ठीक कर लें। अब देखेंगे इसका काम एक ही इक्वेशन से हो जाता है, और इसका जब ग्राफ आप बनाते हो स्ट्रेट लाइन बनता है। ये और बात है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, वाई एक्सिस के पैरेलल हो, दोनों के पैरेलल ना हो, उसकी चर्चा हम आगे ग्राफ में या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करेंगे। ये तो हो गया। अब इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस फॉर्म में होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसका एक इक्वेशन से काम नहीं चलता है, दो इक्वेशन बनाने पड़ते हैं, और दोनों सिमुल्टेनियस होना चाहिए, दोनों सिमुल्टेनियस होना चाहिए। सर सिमुल्टेनियस तो भूल गए हैं। हाँ, चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर मेनी सॉल्यूशन हो, नो सॉल्यूशन अगर होता है तो सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन नहीं है। जरा देख लीजिए इस किस फॉर्म में ये होता है। ये होता है 3x प्लस 2y प्लस 9 इजकल टू 0। फिर यहाँ पर उसी तरह का एक इक्वेशन होता है ना। अगर मान लीजिए सिमुल्टेनियस नहीं है फिर भी लिख देते हैं 4x प्लस 3y प्लस 6 इजकल टू 0। मान लिया कि ये दो इक्वेशन हैं और दोनों सिमुल्टेनियस हैं, तो दैट कैन बी सोल्व। ये एक इक्वेशन से काम नहीं होगा, दो इक्वेशन होंगे तभी सोल्व कर पाएंगे। एक से x का वैल्यू निकाल करके दूसरे में y के जगह पर, सॉरी, एक से x का वैल्यू निकाल करके दूसरे में के x जगह पर पुट कर देंगे, सारा इक्वेशन y के फॉर्म में आ जाएगा। और एक वेरिएबल का इक्वेशन तो हम लोग बनाना जानते हैं, फिर बना लेंगे। इसके लिए बहुत सारे मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस मेथड है। पिछले कुछ दिन पहले 10th क्लास में तो हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, बिल्कुल पढ़ चुके हैं। तो इसको समझना है। इनका भी ग्राफ जो है, इट्स ग्राफ्स आर देयर ग्राफ्स आर स्ट्रेट लाइन्स। चाहे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो या फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो, इनका ग्राफ सीधा लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन। हाँ सर 10th में पढ़े थे सर, ऐसे इनका
ग्राफ पर बनाते थे इस तरह से बनता था, ऐसे नहीं बनता था सर। तो लीनियर इक्वेशन या फिर 1 वेरिएबल का हो 2 वेरिएबल का क्या ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। आगे हम लोग चलते हैं, ये ग्राफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और उसी में ग्राफ भी मैं आपको बता दूंगा। रियल पॉलिनोमियल के बारे में आगे देखते हैं कि सर 10th में पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ जी बिल्कुल पढ़े थे। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में हो ax² + bx + c = 0, तो इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। शर्त यह है कि a ≠ 0 होना चाहिए। a = 0 हो जाए तो फिर ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, फिर ये लीनियर इक्वेशन बच जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ये देख लेते हैं, जैसे इस फॉर्म में हो 3x² + 2x + 3 = 0। इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पर क्या देखना होता है, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x मीन्स सॉल्विंग द इक्वेशन। हाँ सर ये तो जानते हैं, अगर x का वैल्यू हम लोग पता करने के लिए जाए इसका मतलब इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। अब जरा देखते हैं, x का वह वैल्यू सर्च करना है जिससे पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए। x का ऐसा 2 वैल्यू मिलता है, कब? जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तब। x का ऐसा 2 वैल्यू मिलता है, एक वैल्यू को कहते हैं अल्फा और दूसरे वैल्यू को कहते हैं बीटा। इसको कहते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब अल्फा भी x के जगह पर पुट कर दें, 3α² + 2α + 3, फिर भी ये पूरा 0 हो जाएगा कैलकुलेट करोगे तो। बीटा भी इनके जगह पुट कर दें तो 0 हो जाएगा। इनको कहते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर ये ना लिखा हो तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल अगर ऐसा लिख दें तो अल्फा बीटा को कहेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर अल्फा बीटा निकालने का कोई तरीका है? तो हाँ जी 2 तरीका है। पहला तरीका तो ये कि इसको फैक्टराइज करके निकालें। हाँ, इसको क्या करके निकालें? फैक्टराइज करके। नहीं तो डायरेक्ट तरीका ये है कि एक x निकालने के लिए मान लिया कि 2 0 होता है, मतलब x का 2 ऐसे वैल्यू आते हैं जो इस इक्वेशन को संतुष्ट करते हैं। पहले वाले को अल्फा कहते हैं। अल्फा निकालना हो तो -b, ये वाला मतलब चिन्ह के साथ जो कोफिशिएंट लिखते हैं, -b + √b² - 4ac/2a, जहाँ पर ये वाला a है, ये वाला a है। ठीक है। बीटा निकालना है तो -b - √b² - 4ac/2a। अब कहता है यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर b² - 4ac यदि 0 से ज़्यादा है तो अल्फा बीटा डिस्टिंक्ट आएंगे, अलग अलग आएंगे। और जो रूट्स निकल रहे हैं, x का जो 2 वैल्यू निकल रहा है जो इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा है, वो दोनों ही रियल नंबर होंगे, अल्फा और बीटा। अगर ये 0 के बराबर है तो फिर ये टर्म भी 0 हो जाएगा और ये टर्म भी 0 हो जाएगा। दोनों का आंसर हो जाएगा -b/2a, और दोनों ही इक्वल होंगे, अल्फा = बीटा हो जाएगा। हाँ जी, अल्फा = बीटा हो जाएगा। अगर b² - 4ac 0 से कम हो तो डिस्टिंक्ट रूट तो निकलेंगे, लेकिन रियल नहीं निकलेंगे, इमेजनरी निकलेंगे, जो 10th में अभी पढ़े नहीं है। आगे आपको पढ़ने के लिए मिल सकता है, तो कंटिन्यू रहिए, मैथ्स को पढ़ते रहिए, आपको मिलता रहेगा। चाहे तो आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। ये हो गया सर। जरा जो चीज़ नहीं जानते हैं या नहीं समझे हैं, जैसे बाइनोमियल थ्योरम,
तो जब तक मैथ में पढ़ें, यार नीट वाले मैथ तो पढ़ेंगे नहीं, मेंस वाले एडवांस वाले मैथ पढ़ेंगे, तो जब तक मैथ पढ़ें उसके पहले ही इसका एप्लीकेशन यदि आपको मिल जाए, ऐसा संभावना है। तो बाइनोमियल थ्योरम लोग पढ़ लेते हैं। बाइनोमियल थ्योरम में बाई मतलब दो, अनोमियल मतलब टर्म, दो टर्म का बना हुआ एक पोलिनोमियल है। ठीक है, जैसे ax प्लस बी। अगर इसका पावर इंटीग्रल है तो इसके बारे में भी नहीं जानेंगे, क्योंकि इसका एप्लीकेशन ज़्यादा फिजिक्स में मिलेगा नहीं। हाँ, एक ऐसा बाइनोमियल थ्योरम आता है हुज इंडेक्स या फिर हुज पावर में बी इंटीग्रल, उसका पावर इंटीग्रल हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, निगेटिव हो सकता है एंड पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे ax, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ax प्लस b का पावर जो n हम लोग लिखते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, इंटीग्रल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, इस तरह का बाइनोमियल थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ एक चीज़ और ध्यान देंगे, और एक चीज़ ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे? इस तरह से लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स का पावर n लिखा हुआ है। एंड x इज ग्रेटर देन -1 एंड स्मॉलर देन 1। x का वैल्यू -1 और +1 के बीच में होना चाहिए, ना -1 होना चाहिए ना +1 होना चाहिए, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। यानी कि -1 से बड़ा और 1 से छोटा, तो सर फ्रैक्शन में होगा। अब देखेंगे क्या है एक्सपेंशन रूल। अब कैसे हुआ इसकी पढ़ाई मैथ में हो पाएगी। एक्सपेंशन रूल देख लेते हैं। क्या है सर इसका एक्सपेंशन रूल? इसको लिखेंगे 1 प्लस एक्स का पावर n, 1 प्लस एक्स का पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 बट फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब। ऐसे जाते जाते प्लस इन्फिनिटी तक। अब होता क्या है, x का वैल्यू काफ़ी छोटा रहता है, तो जैसे जैसे x का पावर बढ़ाते जाते हैं ये पूरे टर्म का वैल्यू छोटा आता जाता है। कहिए कि कैसे सर? जैसे देखिए -2 को, ये बहुत छोटा है, -1 और +1 के बीच है। जितना इसका पावर बढ़ाते जाइएगा उतना ही और छोटा आता जाएगा। तो x का वैल्यू -1 और +1 के बीच है, जितना इसका पावर बढ़ाते जाइएगा बहुत छोटा आएगा, और छोटे अंक से किसी का गुना करेंगे तो छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो क्या होता है आगे जाते जाते ये टर्म नेग्लिजिबल हो जाता है, इसका वैल्यू इतना कम आने लगता है कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ज़्यादातर केस में इतना तक वैल्यू लिया जाता है, ज़्यादा भी इतना तक भी लिया जा सकता है, लेकिन इसके बाद और छोटा हो जाता है, जनरली हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो ये आपको दिमाग में रखना है। आप कह सकते हैं कि सर ये फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 क्या है? ज़रा देख लो बच्चा पार्टी। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 1 इंटू, ऐसे लिख दीजिए 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 5 का मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब जितना फैक्टोरियल लिखा हुआ है उसके नीचे जितना नेचुरल काउंटिंग नंबर आ रहे हैं सबका गुना हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत सी जगह पर ऐसे भी लिखा रहता है, फैक्टोरियल 5 को लिखा रहेगा 5 इंटू फैक्टोरियल 4, इसका मतलब 5, और फिर फैक्टोरियल 4 की जगह पर इतना लिख दीजिए। ये तो फैक्टोरियल 4 ही तो लिखा हुआ है। हाँ सर, इस तरह से इस पैटर्न को फॉलो करता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है और ये
ग्रेविटेशनल फोर्स में तो कम से कम आएगा, एक दो जगहों पर और आएगा फिजिक्स में, तो इसको दिमाग में रखना है। हाँ जी बिल्कुल रखना है। यहां पर देख लेंगे हम लोग, मिटाते हैं इसको। आप चाहे निश्चित रूप से इसको लिख लेंगे, आप लिख लेंगे, मिटा दें। चलिए, कंडीशन याद रखना भाई कि x का वैल्यू -1 और +1 के बीच में होना चाहिए। सर लिखा हुआ है न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1001 to the power 1/3 by binomial using binomial थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करके और इसका वैल्यू बताइए। एकदम हलवा सवाल, देख लो। थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है शुरुआत में। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चा पार्टी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1000 +1, ठीक है, का पावर 1/3। इसको कहे कि ठीक है, इसमें से जरा एक 1000 निकालिए, कॉमन निकालिए। सर यहाँ से तो 1000 निकालने का 1 बच जाएगा, यहाँ से कैसे निकालेंगे? जरा दिया हुआ है y +3 में से कहे कि y कॉमन निकालिए। एक उपाय है, इसमें भी y से गुना, नीचे भी y से गुना, फिर वही सेम चीज़ y से y कट जाएगा। अब गुना क्यों किए? y इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, 1 + 3/y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? चलिए लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। यही करना है यहाँ। जरा देख लीजिए, ये तो है, इसमें से कोई क्या कहेगा? 1000 कॉमन निकालिए। एक में ऊपर भी 1000 से गुना और नीचे भी 1000 से गुना कर देंगे और इसका पावर हम लोग लिखेंगे 1/3। अब जरा देखिए, यहाँ क्या लिख सकते हैं? 1000 हम लोग निकाल देंगे बाहर, 1000 निकाल करके यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 1/1000 लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? 1/1000 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा, सॉरी लिख सकते हैं। अरे भाई जब इस पूरे पे पावर है तो इस पर भी पावर है, इस पर भी पावर, क्योंकि यहाँ दोनों गुना में है। जैसे देखिए, आप पढ़े होंगे m n के पावर a पढ़े होंगे, इसका मतलब होता है m के पावर भी a और n के पावर भी a। तो ये दोनों गुना में है, दोनों का पावर 1/3 है, तो अलग अलग भी इसका पावर लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 1000 का पावर 1/3 इंटू 1 + 1/1000 का पावर 1/3। हाँ सर इसको लिख सकते हैं। अब जरा देखिए, इसको आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर इसका क्यूब रूट तो निकाल देंगे। अरे भाई ये लिखा हुआ है 1000 का क्यूब रूट, ये तो पता है कितना होता है? 10 होता है। होता है कि नहीं? 10 होता है। ये 10 आप लिख दो। फिर जरा इस पर विचार कीजिए, 1 + 1/1000 का पावर 1/3। ये पावर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, कुछ भी पावर हो सकता है। अच्छा, ये एक यहाँ पर होना चाहिए। जरा देख लो क्या था, 1 + x के पावर n था। ये एक ही होना चाहिए, इसका वैल्यू 1 और -1 के बीच होना चाहिए। हाँ सर ये 1 है और ये 1 को 1000 भाग में बांटे हैं, तो एक एक टुकड़ा निश्चित रूप से 1 से कम होगा। ठीक है, हाँ होगा सर, होगा। अब यहाँ देखिए क्या करते हैं, यहाँ देखिए क्या करते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे 10 इंटू वो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्या था फॉर्मूला? 1 + x के पावर n था सर।
हम लोग लिखे थे 1 प्लस एन एक्स अब प्लस एन इंटू एन माइनस वन अब बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर। जनरली हम लोग यहीं तक इस्तेमाल करते थे क्योंकि एक्स बहुत छोटा होता था, इसका स्क्वायर करेंगे क्यूब करेंगे तो और छोटा होते चला जाता था, इसलिए टर्म नेग्लिजिबल होने लगता था। ज़्यादातर केस में हम लोग इसी का इस्तेमाल करते थे सर। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 जो कि लिख दिए, लिखना होता है ये वाला 1 यहाँ लिख देते हैं, प्लस एन कितना है 1/3। अगर -1/3 रहता तो यहाँ प्लस माइनस माइनस रहता। 1/3 एन सॉरी 1 प्लस एन एक्स, एन तो है 1/3 और एक्स क्या है, एक्स क्या है 1/1000। ये काम खत्म हो गया। अब जो पावर 1/3 था वो खत्म हो गया। अब 10 इंटू लिखेंगे 1 प्लस 1/3000। बस दोनों को जोड़ने की ज़रूरत है, 10 से मल्टीप्लाई करने के 3001 बाई 3000 ये आपका हो जाएगा। अब आप भाग करके देख लो जितना है, मतलब इस तरीके से भी इसको निकाला जा सकता है। वो एक्यूरेट नंबर के एक्यूरेट वैल्यू के काफ़ी करीब होगा। ठीक है, अच्छा इस तरह से इसको हम बना सकते हैं। हम लोग 9th में एक न्यूमेरिकल पढ़े थे। न्यूमेरिकल क्या था, इसको मिटा दें, मिटा दें। बाइनोमियल थ्योरम से ये वैल्यू आ गया, इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, चलिए आपका आंसर आ जाएगा। आंसर संभवतः आंसर आएगा आपका 10.00333 ये आएगा। आप करके देखना। चलिए इसको मिटा देते हैं। क्या सर, तो बाइनोमियल थ्योरम तो पावर को गुना में कर दे रहा है और इस तरह से बनाना काफ़ी आसान हो जा रहा है सर। तो एक न्यूमेरिकल देख लीजिए, हम लोग 9th में पढ़े थे सर फिजिक्स में कि कोई बॉडी अगर अर्थ सरफेस के नज़दीक रहता है, अर्थ सरफेस के नज़दीक रहता है तो G = Gm मास ऑफ अर्थ है अब बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर करते हैं। कोई भी बॉडी अगर यहाँ पर है अर्थ सरफेस के काफ़ी करीब है, इस तरह से कि इसके हाइट को इग्नोर किया जा सके बहुत ही करीब, और ये यहाँ पर सेंटर है। हम लोग जानते हैं कि दोनों के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ये है रेडियस ऑफ अर्थ। तो हम लोग जानते हैं कि अर्थ जो है अपने सेंटर की तरफ किसी वस्तु को खींचता है और ये वस्तु भी अर्थ को अपने तरफ खींचता है। हाँ सर, न्यूटन का तीसरा नियम तो हम लोग को पता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जितना ये इसको खींचेगा उतना ये इसको खींचेगा। अब जरा सा हम लोग देख लेते हैं, दोनों के सेंटर के बीच का दूरी RE है। इस हाइट को हम लोग, जो अर्थ सरफेस ये वाला हाइट है बहुत नेग्लिजिबल है, उसको हम लोग इग्नोर कर दिए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन किसी बॉडी में उत्पन्न होता है, नीचे की तरफ खींचेगा तो फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा उसको इस तरह से निकालते हैं। कब? व्हेन बॉडी इज नियर अर्थ सरफेस। अच्छा, अब बॉडी यदि h हाइट पर जाता है, कंसिडरेबल हाइट पर, तो ये जो है दूरी RE + h हो जाएगा। यहाँ पर Gm मास ऑफ अर्थ तो चेंज नहीं करेगा, यहाँ RE + h दोनों के बीच का दूरी चेंज कर जाएगा। सर इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं सर। अच्छा, अब जरा समझते हैं, कहता है इफ h इज स्मॉलर देन r, h जो है r से छोटा है, तब इसको क्या कर सकते हैं। h जो है रेडियस ऑफ अर्थ से छोटा है, पर दूरी तो इतना हो ही गया है। अब जब दूरी इतना हो गया है तो दोनों वस्तु के सेंटर के बीच के, सेंटर ऑफ मास के बीच के दूरी का स्क्वायर होता है। तो सेंटर, दोनों वस्तु के सेंटर ऑफ मास के बीच का दूरी तो इतना हो गया, इसका स्क्वायर लिखे। अब कह रहा है कि h r से छोटा हो, तब क्या हो, इस फॉर्मूला को और आगे ले जा सकते हैं। तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट के वजह से चेंज करेगा, और एक और थ्योरम भी इसको हम लगा सकते हैं।
हाइट के वजह से तो तभी भी चेंज करेगा जब एच आर ई से ज़्यादा हो या एच आर ई से कम हो। यहाँ एच कम है तो हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ज़रा देखिए, जी एच इजिकल टू जी एम ई। अब कोई कहे कि इसमें से आर ई निकालिए कॉमन, हाँ वही तरीका लगा देना, आर ई कॉमन निकाल दिए, ऐसे कर देते हैं आर ई प्लस एच, इसका कर देते हैं। अब इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग, जी एम ई। अब देखते हैं आर ई जब कॉमन निकाल लेंगे, ये बचेगा 1, ये बचेगा एच बटे आर ई, ठीक है। अब कैसे बचा, ऊपर भी आर ई से गुना एच के साथ भी, और जब ऊपर आर ई से गुना करेंगे तो गड़बड़ ना हो जाएगा, नीचे भी आर ई से गुना करना पड़ेगा क्योंकि इसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब जब जी एच कर दिए तो इसको लिख सकते हैं, ये गुना में है तो दोनों पर अलग अलग पावर दे सकते हैं, जी एम ई बटे आर ई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एच बटे आर ई का स्क्वायर। अब कहता है इसके जगह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द अर्थ सरफेस का वैल्यू पुट कर सकते हैं। अर्थ के सरफेस के नज़दीक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो यही तो होता है, और उसको हम लोग जी से सूचित करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे जी एच इजिकल टू जी, ठीक है, हाँ जी कर दिए। अब बाई 1 प्लस एच बाई आर ई का पावर 2। अब कहिए क्या सर यहाँ बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं? इसको ऊपर ले जा करके लगाओगे तो और अच्छा है, इधर मिटा दें। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब चाहें तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं। जी एच इजिकल टू हो जाएगा जी इंटू, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, अगर 2/x स्क्वायर है ऊपर ले जाते हैं तो 2x के पावर -2 हो जाता है। हाँ सर हो जाता है। यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस एच बटे आर ई का पावर -2, ये ऊपर चला गया। अब देखेंगे एच आर ई से छोटा है तो एच बटे आर ई भी 1 से छोटा हो जाएगा। हियर एच बाई आर ई इज स्मॉलर देन 1 और ग्रेटर देन -1, क्योंकि हाइट भी पॉजिटिव है और रेडियस ऑफ अर्थ भी, जो डिस्टेंस है, हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं। चलिए अब लगा सकते हैं यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम। क्या लगा सकते हैं? बाइनोमियल थ्योरम, क्योंकि यहाँ पर 1 है और ये वाला x है जिसका वैल्यू 1 और -1 के बीच है, और ये है पावर जो निगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शनल इंटीजर कुछ भी हो सकता है। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम का हम इस्तेमाल करेंगे जी एच इजिकल टू जी। और यहाँ क्या करते हैं सर, जरा देख लीजिए, 1 प्लस एक्स के पावर n हो तो हम लोग लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स, जो पावर है गुना में जाता है प्लस n इंटू n माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, इस तरह से बढ़ते जाता है। यहाँ बस 2 टर्म तक हम लोग हैं क्योंकि बाद वाला टर्म काफ़ी नेग्लिजिबल है। ले लिए। अब लेने के बाद इसको लिखेंगे 1 प्लस n के जगह पर कितना है -2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पर कितना है h बटा आर ई। अब पावर का काम हो गया खत्म, पावर का काम क्या हो गया खत्म, वही तो पावर गुना में आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर ई। इस तरह से एक्सेलरेशन एट ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h above the earth surface in which height is smaller than the radius of earth। तो ये फॉर्मूला हम लोग प्राप्त कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम से, और ये हो गया बाइनोमियल थ्योरम। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगले टॉपिक में मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो सारे कंसेप्ट बताऊंगा जो आप फिजिक्स में बेसिकली इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।